नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और नई शुरुआत के साथ, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा। मैं हूं शैला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी भावना नैयर। सुप्रभात शैला, धन्यवाद। आज नया सवेरा बेहद ही खास है क्योंकि हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है और हफ्ते के साथ नई ऊर्जा भी है और नई किरणों के साथ नई उम्मीदें भी हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत की, नए भारत की। और प्रेस रिपोर्ट्स में हम आपको बताएंगे कि आज अखबारों में वो कौन सी मुख्य सुर्खियां प्रकाशित हुई हैं, साथ ही आत्मनिर्भर होते भारत की, साथ ही खबरें होंगी खेल जगत से। बताएंगे आपको अल्कराज और सिनर के बीच जो भिड़ंत रही वो कैसी रही और कौन जीता इसमें। इसके साथ साथ बात आपकी सेहत से भी होने वाली है। बिल्कुल, बात करेंगे, टेक टॉक करेंगे, नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर और वो हर बात हम आपको बताने वाले हैं जो आपके दिन को बहुत ज्यादा खास बनाने वाली है। तो शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। बीजेपी सांसदों की कार्यशाला का अंतिम दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पहले दिन जीएसटी रिफॉर्म और सरकार की नीतियों समेत अन्य मुद्दों पर विचारों का हुआ आदान प्रदान। बिहार एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में दावे और आपत्ति की डेडलाइन बढ़ाने से शीर्ष अदालत ने किया था इनकार। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमास को दी अंतिम चेतावनी, कहा बंधकों को नहीं छोड़ा तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। हमास ने कहा विचार करेंगे। भारत समेत दुनिया के कई देशों में नजर आया पूर्ण चंद्र ग्रहण। ब्लड मून के अद्भुत नजारे को लोगों ने कैमरे में किया कैद। भारतीय हॉकी टीम ने 4-1 से जीता हीरो एशिया कप। 2026 में वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालिफाई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का क्षण। सिनर को हराकर स्पेन के अल्कराज ने जीता यूएस ओपन का खिताब। वर्ल्ड नंबर 1 का ताज भी छीना। और नया सवेरा की इन्हीं सभी खबरों को आइए विस्तार से जानते हैं। शुरुआत करते हैं संसद भवन के परिसर में स्थित जीएमसी बालयोगी सभागार में आज भी बीजेपी सांसदों की कार्यशाला जारी रहने वाली है। आज इसका अंतिम दिन है शैला। बिल्कुल, और कल पहले दिन की बात की जाए तो एक सांसद के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और जिस तरह का उनका जेस्चर देखने को मिला, एक सामान्य सांसद की तरह सबसे पीछे की पंक्ति में जाकर बैठ गए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सांसदों की कार्यशाला की तस्वीरें उन्होंने इस पर साझा की और इस वर्कशॉप में जिस तरह से विविध मुद्दों पर सांसदों ने अपने बहुमूल्य विचारों का आदान प्रदान किया। सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के लिए धन्यवाद देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया है। सांसदों ने कहा कि सरकार के फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था को गति दी है और आम जनता को सीधा लाभ पहुंचा है। और शहला, कहीं ना कहीं देखें तो ये महत्वपूर्ण कार्यशाला इसलिए भी हो रही है क्योंकि कल उपराष्ट्रपति चुनाव हैं और ऐसे में ये कार्यशाला महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बीजेपी ने सभी सांसदों को बोला है कि वो इस कार्यशाला में आए और जो भी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जिस तरीके की प्रक्रिया होती है उसकी टेक्निकलिटीज को समझें, उस ट्रेनिंग को लें, ताकि कोई भी वोट जो है वो अमान्य ना हो जाए। किस प्रकार से बैलेट पेपर को डालना है, किस प्रकार से वोट देना है, उसकी तमाम टेक्निकलिटीज इस कार्यशाला में जो है सांसदों को सिखाई गई हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में आज जो है बिहार में एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच इस केस की सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की शुरुआत 24 जून से हुई थी, जिसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं। अब फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर को जारी होगी। पिछली सुनवाई की बात करें तो यहां शीर्ष अदालत ने दावे और आपत्ति की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा कि 1 सितंबर के बाद भी दावे स्वीकार किए जाएंगे। इससे पहले 22 अगस्त की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को
बूथ लेवल एजेंट्स के जरिए मतदाताओं की मदद करने का निर्देश दिया था। गौर करने वाली बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि एसआईआर अवैध है, लेकिन इसकी टाइमिंग और प्रक्रिया पर जरूर सवाल खड़े किए। सुनवाई के दौरान अदालत ने 65 लाख गायब नामों की लिस्ट वेबसाइट पर प्रकाशित करने का आदेश दिया और आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को भी स्वीकार करने के निर्देश दिए। तो फाइनल वोटर लिस्ट से पहले आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। बिहार के एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। आज कई याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग ने अपना पक्ष जहां रखा है, वहीं याचिकाओं में अपनी दलीलें पेश की गई हैं। पिछली सुनवाई 22 अगस्त को हुई थी और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट लगातार बिहार के एसआईआर को लेकर सुनवाई करता आया है। बिल्कुल, और विकास सारथी हमारे सहयोगी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, एसआईआर पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है, लेकिन आज जो सुनवाई होनी है वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो राजनीतिक दल हैं उनकी याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। ऐसे में क्या कुछ वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें राजनीतिक दल इस बार लेकर पहुंचने वाले हैं? देखिए, लगातार जो बहस हो रही है वो एक ही बिंदु के इर्द गिर्द हो रही है। अब तक जो राजनीतिक दल और उनके खासतौर से कुछ सांसद पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट अपनी याचिका लेकर के, वो लोग लगातार एसआईआर की वैधता को ही चुनौती देते आ रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी एसआईआर की को लेकर के चुनाव आयोग के पास अधिकार नहीं है, इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की। और ना ही जो एक बात लगातार कही जा रही है कि चुनाव आयोग नागरिकता सुनिश्चित नहीं कर सकता एसआईआर जैसी प्रक्रिया के जरिए, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कोई तवज्जो नहीं दी है, इस आपत्ति को लेकर के भी। हालांकि इस बीच में कोर्ट ने कुछ एक डायरेक्शंस ऐसे दिए थे जो याचिकाकर्ताओं की मांग के अनुरूप थे। जैसे कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया था कि जिन 65 लाख लोगों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है उनको भी पब्लिक किया जाए। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया था। लेकिन जो दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, पहला ये कि क्या एसआईआर प्रक्रिया में आधार को मान्यता दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई रियायत नहीं दी है याचिकाकर्ताओं को। और दूसरी बात यह कि क्या ये एसआईआर की प्रक्रिया ही पूरी तरह से चुनाव आयोग के अधिकार के दायरे से बाहर है, कोर्ट इस पर भी राजी नहीं दिखा है। अभी भी ये याचिकाकर्ता इसलिए इस पूरी कवायद को शायद लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि बिहार के मामले में अब ये लगभग इररेलेवेंट हो चुका है। शैला, डेडलाइन निकल चुकी है आपत्ति दर्ज करने को लेकर के जो 1 सितंबर की थी। बावजूद इसके अगर ये याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में बने हुए हैं और बार बार ये बातें उठा रहे हैं, तो इनकी शायद जो दृष्टि है वो और राज्यों में जब ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी तब तक के लिए इस मामले को लगातार कानूनी चुनौती देने को लेकर के ये लोग बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बिहार के मामले में अभी पूरी कवायद लगभग इररेलेवेंट होती लग रही है। क्योंकि ना तो एसआईआर की प्रक्रिया पर कोर्ट ने किसी तरह से कोई रोक लगाई, ना वो जो 11 दस्तावेज थे उनके अलावा किसी और दस्तावेज को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जोड़ा है। खासतौर से आधार को लेकर के कोर्ट ने ये कहा था कि आपत्ति के समय लोग दे सकते हैं आधार को, लेकिन चुनाव आयोग को ये मानना ही होगा। इस तरह की कोई डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं है। तो अब कुल मिलाकर के ये जो पूरी जो कानूनी लड़ाई है याचिकाकर्ता और उस पर चुनाव आयोग जो अपनी बात कह रहे हैं वो अब एक सैद्धांतिक बात रह गई है। बिहार के मामले में अब लगभग सारी प्रक्रिया अपने समापन की तरफ है। 1 सितंबर की तारीख निकल चुकी है। जो बात चुनाव आयोग ने पहले भी कही थी कि अब भी लोग अपने दावे दाखिल कर सकते हैं, वो पहले से ही कानून में व्यवस्था है। चुनाव से जुड़ा जो पूरा कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसमें ये पहले से व्यवस्था है कि नॉमिनेशन दाखिल होने तक कोई भी व्यक्ति अपना नाम लिस्ट में जुड़वाने के लिए कोई भी कार्रवाई के लिए मुक्त है। तो वो कोई नई बात नहीं कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो पहले से ही पूरी प्रक्रिया थी। लेकिन एसआईआर को लेकर के जो आपत्ति दर्ज करने की तारीख थी उसको बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही इनकार किया, तो ये अब पूरी कवायद जो है वो केवल एक एसआईआर को लेकर के सैद्धांतिक तौर पर जो बहस है उसको लेकर के रह गई है। तो अब ये सैद्धांतिक लड़ाई रह गई है। हालांकि याचिकाएं तो आज सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और आगे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा या आगे सुनवाई होगी वो देखना होगा। लेकिन अभी तक अगर बात करें विकास, क्योंकि ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, अब फाइनल लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग का अब तक क्या पक्ष रहा है? देखिए, चुनाव आयोग का सीधा ये कहना था कि जो 11 दस्तावेज हैं वो कोई ऐसे दस्तावेज नहीं है जो उपलब्ध ना हो। और जो नागरिकता सुनिश्चित करने की बात है, अगर आयोग का ये कहना था कि अगर हम नागरिकता सुनिश्चित नहीं करेंगे तो आयोग क्या केवल एक ऐसा विभाग बन के रह जाएगा जो सिर्फ एंट्रीज करता रहेगा कि उनके पास आकर के जो भी कोई अपना दावा कर दे उसको वो ना उसकी समीक्षा कर पाए ना जांच कर पाए। और नागरिकता सुनिश्चित किए बगैर किसी को वोटर माने या ना माने ये सवाल कैसे तय किया जा सकता है। तो चुनाव आयोग ने सीधे कहा कि नागरिकता
किसी के पास है या नहीं, ये चेक करने के लिए आयोग के पास अधिकार है और यही उसका मैंडेट है। यहाँ तक कि आयोग ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी ही यही है कि हम ये सुनिश्चित करें कि केवल नागरिक ही वोट डाल पाएं। दूसरी बात यहाँ पर आयोग की तरफ से ये कही गई थी कि जो ये दावे किए जा रहे हैं कि इतने सारे लोगों का नाम इंक्लूड नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत को लेकर के आयोग ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने कभी भी कोई आपत्ति नहीं जताई और जी विकास, और इसको लेकर के उन्होंने आंकड़े भी रखे जो बहुत ही कम थे। इस तरह के कोई आंकड़े आए नहीं थे जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हों। तो आयोग का ये कहना था कि ये जो लोग हैं, जो याचिकाकर्ता यहाँ पर आए हैं, ये खुद अपनी पार्टी लाइन से अलग जाकर के इस लड़ाई को क्यों लड़ रहे हैं, ये आयोग की समझ से परे है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज SIR की प्रक्रिया में शामिल हो रही हैं, उनके BLA शामिल हो रहे हैं। बावजूद इसके ये सीन ये है विकास के कहीं ना कहीं पसोपेश की स्थिति में नजर आ रही हैं राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख जो है वो कहीं ना कहीं साफ कर दिया है कि जो नागरिक होगा वही जो है वोट डालने का अधिकार रखेगा और चुनाव आयोग की किसी प्रक्रिया पर पूरी तौर पर रोक लगाते हुए नहीं नजर आए हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि आज की इस सुनवाई में भी क्या कुछ निकल कर आता है। नजर बनाए रखिए, संपर्क करेंगे, आगे जो भी अपडेट होगी आपसे हासिल करेंगे। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली में बाढ़ के खतरे की बात कर लेते हैं। दिल्ली में बाढ़ का खतरा अब टल गया है। एक सुखद खबर है, यमुना का जलस्तर अब खतरे के निशान से नीचे आ गया है, लेकिन कई निचले इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। बिल्कुल, दिल्ली सरकार जो है उसकी ओर से लगातार लोगों को मदद की जा रही है। निचले इलाकों में रहने वालों को शिविर में भी ठहराया गया है जहां उनके लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं हथनी कुंड बैराज से 40,665 क्यूसेक, वजीराबाद बैराज से 65,370 क्यूसेक और ओखला बैराज से 95,045 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। लेकिन खतरे के निशान से अब नीचे दिल्ली में यमुना जो है जाती हुई नजर आ रही है। तो लोगों के लिए एक सुखद खबर के तौर पर इसे जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि बाढ़ का खतरा जो है भावना वो अब टलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, बाढ़ का खतरा जरूर टल गया है, लेकिन निचले इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है और हथनी कुंड हो, वजीराबाद हो या ओखला बैराज हो, यहाँ से अभी भी पानी यहाँ से छोड़ा जा रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यमुना के जलस्तर जो खतरे से ऊपर बह रहा था वो अब कहीं ना कहीं टलता हुआ नजर आ रहा है। आइए पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने पंजाब में आई बाढ़ के बाद सहायता देने के संबंध में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। उन्होंने इन राज्यों से पंजाब के लिए आर्थिक सहायता की अपील की है। अपने पत्र में रवनीत सिंह ने लिखा कि पंजाब इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में है, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। लगातार बारिश से नदियां जो हैं वो उफान पर हैं और इस संकट ने बुनियादी ढांचे को क्षतिग्रस्त कर दिया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि पंजाबी ने हर संकट में दृढ़ता के साथ साथ दिया है और आज जब पंजाब खुद संकट में खड़ा है तो उसे देश से उसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा है। उन्होंने राजस्थान, यूपी, MP और गुजरात से हर संभव मदद पंजाब को तुरंत पहुंचाने की अपील की है। तो यहाँ पंजाब के लिए मदद की अपील। तो दरअसल पंजाब के जो कई जिले हैं वो भीषण बाढ़ की चपेट में हैं, जहां लगातार जो है बारिश हो रही है और बारिश ने हालात भावना गंभीर बना दिए हैं। गंभीर जरूर बना दिया। और अगर आज की बात की जाए तो आज तेज बारिश की चेतावनी नहीं है। राज्य में आज से स्कूल दोबारा खोल दिए गए हैं। अब तक 48 लोगों की यहां मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ से 2000 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं और 22,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। वहीं 3.87 लाख से अधिक लोग इस समय बेघर हो गए हैं और 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। और इस बीच लुधियाना में सतलुज नदी पर बने 2 बांध कमजोर हो गए हैं, जिनकी मरम्मत का काम जारी है। तो पंजाब में बाढ़ का कहर जारी है, लेकिन मौसम का हाल ये है कि आज तेज बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। तो आज अच्छी खबर पंजाब के लिए है कि आज बारिश नहीं होने वाली है वहाँ पे, और इसी वजह से स्कूल को भी वापस खोल दिया गया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कल गुरदासपुर का दौरा करने वाले हैं और केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों को किस तरीके से मदद पहुंचाई जाए सके केंद्र सरकार की तरफ से। ऐसे में प्रधानमंत्री बाढ़ प्रभावित राज्यों का कल दौरा करेंगे, जिसमें पंजाब शामिल है, और वो गुरदासपुर जाने वाले हैं, जहाँ
जो भी वो किसान हैं जिनकी फसलों को यहाँ नुकसान पहुँचा है, जो लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं और जो किसान इस समय त्राही त्राही कर रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे जाके कल मुलाकात करने वाले हैं। और आगे बढ़ेंगे, बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है, कहर बरपा रही है भारी बारिश। मौसम विभाग ने आज राज्य के 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी सभी जिलों में बारिश के आसार बने हुए हैं। हालांकि विभाग का अनुमान है कि कल से अगले 3 दिनों तक मानसून कमजोर रहेगा और बारिश की तीव्रता घट जाएगी। इस साल का मानसून प्रदेश के कई हिस्सों में सामान्य से ज्यादा सक्रिय रहा है। आंकड़ों के मुताबिक आपको बताएं तो शिमला में औसत से 113% और कुल्लू में 116% अधिक बारिश दर्ज की गई है। यही नहीं, अन्य जिलों में भी अपेक्षा से ज्यादा बारिश हुई है। इस असामान्य बारिश ने प्रदेश की सड़कों, मकानों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब तक प्रदेश में करीब 4080 करोड़ रुपए की निजी और सार्वजनिक संपत्ति बरसात के कारण बर्बाद हो चुकी है। अकेले मकानों की ही अगर बात की जाए तो 1194 घर पूरी तरह से ढह गए हैं, जबकि 5077 मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है। इसके अलावा 4 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 1087 सड़कें अब भी बाधित हैं, जिससे आवाजाही में बड़ी दिक्कतों का सामना हो रहा है। तो हिमाचल में 9 जिलों में बारिश का अलर्ट आज भी है। अब तक प्रदेश में 4080 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है बर्बाद हो चुकी है। हिमाचल पर ये मॉनसून भारी पड़ता नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश से आइए अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान की कैबिनेट में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दौसा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बाढ़ से कृषि क्षेत्र को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसे लेकर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। उनके मुताबिक सरकार पूरी तरह से जागरूक है और प्रशासन सक्रियता से लगातार काम कर रहा है। अब तक 650 स्कूलों और 16 बांधों की मरम्मत के लिए 16 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार पूरी तरह से सचेत है और यहाँ का प्रशासन बिल्कुल चुस्त है। उनसे लगातार मेरी बातचीत होती रहती है। अभी सरकार ने यहाँ पर जो अपने स्कूल हैं, करीब 650 स्कूल और 16 डैम, उनके रिपेयर के लिए भी 16 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रशासन के पास भेजे हैं। एक नुकसान यहाँ पर हुआ है, जो अभी कलेक्टर साहब के साथ मैंने देखा, सब महिलाओं से भी यहाँ बातचीत करी है। जो बाजरे के यहाँ के खेत हैं वो पूरे खराब हो गए। इस गांव के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है खेती का, तो पूरी तरह से मुआवजा। तो शैला, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर भारत के कई राज्य जो हैं इस समय बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन देखा जाए तो बारिश इस बार औसत से कहीं ज्यादा हुई है और इस बारिश ने काफी ज्यादा नुकसान किया है। और कुछ राज्य तो कुछ ज्यादा ही प्रभावित नजर आ रहे हैं, जिसमें पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इनमें तो खासा असर देखने को मिला है, जिसमें जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। हमारे 2 सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जालंधर से गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शिमला से धर्म प्रकाश। गुरमीत, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे अभी की आज की ताजा स्थिति क्या कुछ है और किस तरह से जो है लोगों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उनके बारे में बताइए। जी शैला, जैसे आप पहले ही दर्शकों को जानकारी दे चुके हैं कि जो आज पंजाब में ज्यादातर जिलों में जो है बारिश से राहत है और बारिश से राहत होने के चलते जो इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा लुधियाना की। लुधियाना में इस समय जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आ रही है, वहां पर 2 जगहों से बांध कमजोर हुआ है। एक जगह है ससराली, एक जगह है बूथगढ़। ससराली में पिछले 4-5 दिन से बहुत ही बड़े स्तर पर जो है वहां पर बांध को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि आर्मी की टीम्स भी शुरू में लगाई गई। इसके बाद जिला प्रशासन वहां पर मौजूद है। लोकल लोग तो गांव के लोग हैं, जहां पर यदि वो बांध टूटता है, जहां पर गांव में असर आएगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, उस गांव के लोग बड़े एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बांध को मजबूत किया गया है, उसको ऊंचा करने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि अगले आने वाले दिनों में यदि बारिश होती भी है, जलस्तर बढ़ता भी है नदी का, तो
ये बांध ना टूटे किसी भी तरह से, क्योंकि जो आसपास के गांव हैं, जो आसपास के क्षेत्र हैं, वो बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकते हैं। इसके साथ जो दूसरा पॉइंट है लुधियाना में ही, वो है बूथगढ़। वहां पर भी बांध कमजोर हुआ है और वहां पर भी जो लोकल लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं, और खासतौर पर गांववासी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस बांध को मजबूत किया जाए। इसके साथ ही जो दूसरी अपडेट है वो हमारे पास है फिरोजपुर और फाजिल्का इलाके से, जहां पर हम लगातार अपडेट भी देते रहे हैं। वहां पर बारिश जो है कल भी लगातार होती रही, और बारिश होने के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। और वहां पर अभी भी जो हालात है, देखिए जो अमृतसर का इलाका है, गुरदासपुर का इलाका है, वो मोस्ट अफेक्टेड कहा जा रहा है, मगर पिछले 2 दिनों में यह देखा गया है कि वहां पर जो बाढ़ का पानी आया है उसमें जलस्तर कम हुआ है। धीरे धीरे लोगों को राहत मिलने लगी है। मगर फिरोजपुर और फाजिल्का 2 ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी यदि आप खेतों में चले जाएंगे तो कई जगह 7 से 8 फीट पानी भरा हुआ है। सिर्फ किश्तियों से वहां पर जाया जा सकता है, और यदि गांव में सड़कों पर जाएंगे या घरों के अंदर जाएंगे 5-5 फीट पानी वहां पर भरा हुआ है। और इसके सिर्फ 3 कारण है। एक कारण हरी के हेडवर्क से लगातार वहां पर पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते वहां पर पानी कम नहीं हो रहा है। दूसरा हबीब के बांध जो कि कमजोर हुआ है और जिसके चलते वहां पर पानी गांव में लगातार आ रहा है। तो पाकिस्तान में भी इस समय पंजाब में बाढ़ आई हुई है, तो वहां से जो बाढ़ का पानी है वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर के थ्रू फिरोजपुर में दाखिल हो रहा है। और जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि फिरोजपुर और फाजिल्का ये दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर जो है पाकिस्तान की ओर से भी बाढ़ का पानी आ रहा है, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। और एक और लास्ट अपडेट मैं देना चाहूंगा पटियाला से। पटियाला बहुत महत्वपूर्ण जिला है। पटियाला में काफी नदी है जो कि ट्राइब्यूटरी है खग्गर नदी की। तो खग्गर नदी में पानी का स्तर जैसे बढ़ता है, HYL नहर के थ्रू पानी छोड़ा जाता है, और वो जो पानी है वो सीधा कांगड़ी नदी में आता है, और इसके कारण बिल्कुल गुरमीत, तो अभी भी कई जिले जो हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं, कई जगह अभी भी पानी भरा हुआ है। आज पंजाब कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, साथ ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी गुरदासपुर में दौरा होने वाला है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो दौरा करेंगे और केंद्र सरकार किस तरीके से मदद कर सकती है इसका पूरा आश्वासन केंद्र सरकार यहाँ देती हुई नजर आती है। यहाँ शिमला से हमारे साथ धर्म प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। धर्म प्रकाश, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो क्या अब लग रहा है कि मॉनसून यहाँ कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या अभी भी किसी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल भावना, मानसून कमजोर जरूर पड़ेगा, लेकिन कमजोर कल से पड़ेगा। आज प्रदेश के 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा जिलों को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी 9 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। साथ ही साथ कल से अगले 3 दिन तक मानसून धीमा रहेगा। मौसम साफ रहने के आसार जताए गए हैं, लेकिन साफ का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बारिश नहीं होगी। कुछ जिलों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। IMD की तरफ से ये जो प्रोडक्शन है वो दिया गया है। ये अभी की बात हुई, इससे पहले जो तबाही हिमाचल में हुई है, चाहे वो चंबा हो, कांगड़ा हो, कुल्लू हो, मंडी हो, कुल्लू, मंडी और चंबा को सबसे ज्यादा जख्म इस बार इस मानसूनी बारिश ने दिए हैं। और औसत से करीब 45% ज्यादा, जो सामान्य से 45% ज्यादा बारिश इस बार पूरे प्रदेश में देखने को मिली है, जो कि अमूमन होता नहीं है। करीब 76 ईयर्स का रिकॉर्ड बारिश ने इस बार तोड़ा हिमाचल में। और कुल्लू और शिमला में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि सामान्य से वैसे तो 550 mm तक रहती है, लेकिन इस बार करीब 1000 से 1200 mm तक बारिश हुई है इन 2 जिलों में। तो रामपुर हो, मंडी हो, कुल्लू हो, चंबा हो, कांगड़ा हो, तमाम जिलों में इस बार बारिश ने गहरे जख्म दिए हैं। करीब 4000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अब तक हो चुका है, और 1000 से ज्यादा जो सड़क मार्ग है प्रदेश भर में वो अभी भी बाधित पड़े हैं। इसमें 2 नेशनल हाईवे भी शामिल है। 360 लोगों से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है इस पूरे सीजन में, और जो आशियाने हैं लोगों के, उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। करीब 1000 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पूरी तरह से ढह गए हैं, अब बिल्कुल तबाह हो गए हैं। जबकि 4 से 5000 मकान ऐसे हैं जिनको आंशिक नुकसान पहुंचा है, जहां पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। लैंडस्लाइड्स की घटनाएं बहुत ज्यादा इस बार देखने को मिली है। जमीन दरकने के जो मामले हैं, चाहे वो शुरुआत मंडी से हुई थी, जब जून के आखिरी हफ्ते में मंडी में भारी तबाही हुई थी, उसके बाद जुलाई और अगस्त की बरसात में कुल्लू और शिमला और चंबा के अलग अलग इलाकों में और धर्मशाला के अलग अलग इलाकों में लैंडस्लाइड्स हुए थे। धर्मशाला में कल कांगड़ा में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धर्म प्रकाश, देखा जाए तो इस बार हिमाचल प्रदेश पर बारिश का कहर बरपा है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बादल फटने, भूस्खलन या फिर बाढ़ आने की जो घटनाएं हुई हैं उससे कई घर बेघर हो गए और कई लोगों को भारी नुकसान यहाँ पहुंचा। हालांकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जरूर काम कर रही है कि कैसे वापस जीवन को पटरी पर लाया जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और बात कर लेते हैं भावना उत्तराखंड की, किस तरह से उत्तराखंड में कुछ एक इलाकों में मौसम साफ होने के कारण अब लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने आज कई पर्वतीय इलाकों में तेज बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना यहां जताई जा रही है। तो उत्तराखंड की भी बात करें तो कहीं बारिश तो कहीं राहत का अलर्ट है। कई पर्वतीय इलाकों में इस समय तेज बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो उत्तराखंड में भी इस समय लगातार बारिश हो रही है। बिल्कुल, कहीं बारिश से राहत तो कहीं बारिश का अलर्ट। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए नया सवेरा। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए, पर अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दें। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। अरे बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आगे बढ़ेंगे, चंद्र ग्रहण की बात कर लेते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान देश भर में ब्लड मून देखा गया। अलग अलग शहरों में लोग इस खगोलीय घटना के साक्षी बने। इस बेहद खास पल की छवि को लोगों ने अपने कैमरे में भी कैद किया। बीती रात लगभग 3-3.5 घंटे से अधिक समय तक चांद पर धरती की छाया पड़ती रही। चंद्र ग्रहण की पूरी अवधि में पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच रही और चांद पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ा। भारत समेत ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की जैसे देशों में भी चंद्र ग्रहण देखा गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं केन्या, स्विट्जरलैंड, जॉर्डन, चीन, ईरान और ऑस्ट्रेलिया की, जहां ब्लड मून यहां देखा गया और कई लोगों ने ब्लड मून के नज़ारे को अपने कैमरों में दूरबीनों के जरिए कैद करते हुए भी नजर आए। तो बेहद खूबसूरत ये नज़ारा। और चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद आज मंदिरों के पट खोल दिए गए हैं और मंदिरों की साफ सफाई की गई है। उज्जैन के महाकालेश्वर की बात करें तो यहाँ मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पहले देव प्रतिमाओं का गंगाजल से अभिषेक किया गया। इसके बाद महाकाल मंदिर में बाबा की भस्म आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। तो चंद्र ग्रहण से पहले महाकालेश्वर में ये विशेष आरती की गई। पहले गंगा जल से अभिषेक किया गया और उसके बाद बाबा की भस्म आरती की गई। श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ देखने को मिली। उज्जैन का महाकालेश्वर ये मंदिर, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ विशेष आरती की गई। और साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के बाद आज वाराणसी के राजेंद्र घाट समेत अन्य घाटों पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने गंगा स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दिया और मंदिरों में पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें वाराणसी से, जहां स्नान के लिए घाटों पर इस समय भीड़ उमड़ी है। गंगा नदी में श्रद्धालु इस समय आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कल चंद्र ग्रहण के बाद आज मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वाराणसी की ये तस्वीरें, जहां स्नान के लिए इस समय श्रद्धालुओं का जलसा लगा हुआ है। और आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है और इस साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम रखी गई है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। साक्षरता किसी भी देश की सामाजिक आर्थिक तरक्की का आधार होती है। एक साक्षर और शिक्षित समाज ही लोकतांत्रिक तरीके से आर्थिक और सामाजिक उन्नति के बारे में बेहतर तरीके से सोच सकता है। यानी समाज जितना अधिक साक्षर होगा, देश का विकास भी उतना अधिक होगा। हालांकि 2024 के आंकड़ों के मुताबिक
दुनिया भर में 73 करोड़ से अधिक युवाओं और वयस्कों में अब भी मूलभूत साक्षरता की कमी है। निरक्षरता की विश्वव्यापी समस्या पर विचार विमर्श के लिए सबसे पहले 8 सितंबर 1965 को शिक्षा मंत्रियों की विश्व कांग्रेस की बैठक तेहरान में आयोजित की गई थी। इसके बाद अक्टूबर 1966 में अपने 14वें सत्र में यूनेस्को ने इस दिन यानी 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया। 1967 से हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। बुनियादी साक्षरता से वंचित लोगों में शिक्षा का प्रसार करने में डिजिटल लर्निंग टूल्स अहम भूमिका निभा सकते हैं। डिजिटल युग में साक्षरता लोगों को सुरक्षित और उचित तरीके से डिजिटल सामग्री तक पहुंचने, समझने, मूल्यांकन करने, संवाद करने और डिजिटल सामग्री तैयार करने में भी मदद कर सकती है। भारत में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने 2022 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के मुताबिक इस कार्यक्रम में वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर किया जा रहा है। उल्लास कार्यक्रम के तहत 15 साल से ऊपर के गैर साक्षर जो किसी वजह से औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उन्हें साक्षर बनाया जा रहा है। केंद्र प्रायोजित इस कार्यक्रम को वर्ष 2022 से 2027 के दौरान लागू किया जा रहा है। इस दौरान 5 करोड़ यानी हर साल 1 करोड़ लोगों को मूलभूत साक्षरता के साथ साथ वित्तीय और डिजिटल साक्षरता भी मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया गया है। उल्लास यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ने देश भर में साक्षरता की मुहिम छेड़ी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप 2030 तक देश में पूर्ण साक्षरता सुनिश्चित करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। सोशल मीडिया पर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाकू विमानों और सैनिकों को खोने की बात कही है। हालांकि सरकार की जो फैक्ट चेक यूनिट है पीआईबी ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे फर्जी बताया है। जांच में सामने आया है कि ये एक मैनिपुलेटेड वीडियो है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से बनाया गया है। पीआईबी ने स्पष्ट कर दिया है कि सेना प्रमुख ने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है और असली वीडियो भी जारी किया गया है। तो पीआईबी का ये फैक्ट चेक वीडियो जिसमें सेना प्रमुख का फर्जी वीडियो वायरल किया जा रहा है और उस फैक्ट चेक में इसको फर्जी बताया गया है। और इसीलिए भावना, हम अक्सर अपने दर्शकों से कहते हैं कि कोई भी खबर जो आपके पास आती है व्हाट्सएप के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए उसे फौरन फॉरवर्ड ना करें या उस पर फौरन जो है विश्वास ना करने लग जाएं, क्योंकि एआई का दौर है और इस दौर में बहुत कुछ फर्जी भी आ रहा है और ऐसे में एकदम विश्वास करना सही नहीं है। आप पीआईबी जैसे जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उन्हीं की दी हुई खबरों पर विश्वास करें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। यहां पर ब्रेक के बाद होगी प्रेस रिपोर्ट। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और नया सवेरा में अब बात समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की प्रेस रिपोर्ट में।
और सबसे पहली खबर जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि धरती के छाया से पूरा लाल हो गया था चांद। कल चंद्र ग्रहण लगा था और ऐसे में ब्लड मून इसे कहा जा रहा है। वर्ष 2022 के बाद ये सबसे लंबा चंद्र ग्रहण था और कहा जा रहा है कि इसे भारत के साथ यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में भी देखा गया। बिल्कुल। अगली खबर का अगर हम रुख करते हैं तो अगली खबर हम ले रहे हैं नवभारत टाइम्स से और ये एक अच्छी खबर हम इसे कह सकते हैं क्योंकि गुजरात के अब बहुत सारे सरपंच जो हैं वो ग्रेजुएट हैं, पैसों से नहीं बल्कि सोच से और साफ नीयत से असली बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाई पेड सैलरी को छोड़कर सरपंच बन गए और टेक्नोलॉजी से सोच को बदल रहे हैं। कई सरपंचों का यहाँ पर जिक्र भी किया गया है। हीरल पटेल हैं जो MA सोशियोलॉजी हैं, BEd है और वासना केलिया गाँव की सरपंच हैं और लगातार प्रयास कर रही है। हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ों का जो है रोपण कर रही हैं। वहीं ठराजी डोडिया हैं जो कि MA हैं, गुजराती में हैं और BEd हैं और उन्होंने जलोया गांव बनासकांठा में टूरिज्म बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। साथ ही साथ विशाल पटेल हैं, टिम्बा गांव से हैं और MA इतिहास में हैं। 15 CCTV इन्होंने अपने गांव में लगवाए हैं, 0 क्राइम रेट कर दिया है। तो वहीं एक और खबर, ये जो है डिजिटल तरीके से समस्याएं हल कर रहे हैं। ध्रुव कुमार पंचाल ये LLB है और BA मनोविज्ञान में है। ये संथाबा गांव अरावली में है और इन्होंने डिजिटल तरीके से लोगों की समस्याओं का हल, निस्तारण जो है वो किया है। साथ ही साथ खुशहाली राबरी है, BSc नर्सिंग कर रही हैं। कड़ा गांव महसाना की सरपंच है, पानी की टंकियां तमाम साफ करवा दी है, सड़कें दुरुस्त कर दी हैं। साथ ही साथ सतेशा लेउआ हैं और ये वडवासा गांव साबरकांठा की सरपंच है। लाइब्रेरी और स्वास्थ्य केंद्र पर इनका जोर है और तमाम सारी सुविधाएं इन्होंने अपने गांव में मुहैया करा दी हैं। तो ये है हमारे नौजवान सरपंच जो कि पढ़े लिखे हैं और एक सकारात्मक सोच के साथ नए नए प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल नई मिसाल यहाँ सरपंच गढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि त्योहारी सीजन आने वाला है, दिवाली छठ का महीना आने वाला है और ऐसे में त्योहारी सीजन से पहले जो बम्पर धमाका केंद्र सरकार ने दिया है वो है GST दरों में रिफॉर्म। और इसको लेकर त्योहारी सीजन में खरीदारी अब बढ़ सकती है क्योंकि उपभोक्ता अब खर्चा करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं और ऐसे में ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 2.19 लाख करोड़ की खरीदारी ऑनलाइन की जा सकती है उपभोक्ताओं द्वारा। और पिछले त्योहारी सीजन के मुकाबले 18% अधिक खरीदारी का अनुमान ये लगाया जा रहा है। लोकल सर्कल्स ने परखा ये मिजाज और कौन कौन सी चीजें खरीद सकते हैं उपभोक्ता। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, AC, हीटर, वैक्यूम क्लीनर, होम रेनोवेशन के सामान, वहीं कपड़ों की खरीदारी भी इस त्योहारी सीजन में बढ़ सकती है। और अगली खबर हम उठा रहे हैं सहारा, राष्ट्रीय सहारा न्यूज़पेपर से, जिसमें एक उपलब्धि का जिक्र है। उपलब्धि ये है कि देश की सबसे लंबी सुरंग जो है समय से पहले बनकर तैयार हो गई है। जी हाँ, उत्तराखंड में देवप्रयाग और जनासू के बीच 14.57 किलोमीटर लंबी भारत की सर्वाधिक लंबी रेल सुरंग का निर्माण कार्य पूरा करने में काफ़ी कठिनाइयों का और काफ़ी चुनौतियों से भी गुजरना पड़ा, लेकिन समय से पहले इसे पूरा कर लिया गया है। सुरंग बनाने वाली मशीन का संचालन करने वाले 2 ऑपरेटरों ने दिन रात मेहनत करके दुर्गम पहाड़ी इलाकों को पार किया और परियोजना को समय से पहले पूरा भी कर लिया है। तो ये तो थी कुछ खबरें जो अखबारों में प्रकाशित की गई हैं, विभिन्न क्षेत्रों की प्रेस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाई हमने, क्योंकि अगर आपके पास समय नहीं है अखबार पढ़ने का तो ये कुछ विभिन्न खबरें हैं जो आज अखबारों के अलग अलग पन्नों में आपको दिखाई देंगी। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खेल की खबरों की, खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। कोरिया को हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर में खेले गए एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। साथ ही भारत ने हॉकी विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये चौथी बार है जब भारत ने इस प्रतियोगिता को जीता है। बिल्कुल, इस टीम ने पहले साल 2003, 2007 और 2017 में यह खिताब जीतने में सफलता हासिल की थी। कोरिया के खिलाफ भारतीय टीम ने शुरुआत से ही दबदबा बनाकर रखा और मैच शुरू होने के चंद मिनटों में सुखजीत सिंह ने पहला गोल कर दिया। दूसरे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने गोल किया और तीसरे और चौथे क्वार्टर में भारत की ओर से एक गोल और देखने को मिला और स्कोर लाइन हो गई 4-0। चौथे क्वार्टर में एक गोल कोरिया की ओर से भी देखने को मिला। हर मैच से सीखते हैं, जैसे मैं हर मैच के बाद भी यही बोलता हूँ कि प्लस और माइनस रहता ही हमेशा, बट कितनी जल्दी आप उसको एनालाइज करके उस पर वर्क करके चीज़ों को अप्लाई करते हैं वो मैटर करता है। तो आई थिंक एज ए टीम डिफेंस हमने काफ़ी अच्छी की है और जो स्कोरिंग देख रहे हैं हम बहुत अच्छी रही है। क्रेडिट गोज टू द फॉरवर्ड्स के जिन्होंने इतना अच्छा किया, अपॉर्चुनिटीज जो भी मिल रही थी वो गोल में कन्वर्ट कर रहे थे।
सो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड बनेगा हमारा 33 का, तो जितना भी टाइम रहेगा मेक श्योर कि हम वन ऑफ द बेस्ट जो स्क्वाड है वो रेडी करें वर्ल्ड कप के लिए। तो भारत ने जीत लिया है पुरुष हॉकी कप का खिताब। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार के राजगीर में आयोजित एशिया कप 2025 में शानदार जीत के लिए हमारी पुरुष हॉकी टीम को बधाई। ये जीत इसलिए और भी खास है क्योंकि उन्होंने गत विजेता दक्षिण कोरिया को हराया है। ये भारतीय हॉकी और भारतीय खेलों के लिए गौरव का क्षण है। हमारे खिलाड़ी और भी ऊंचाइयां छूते रहें और देश का नाम यूं ही रोशन करते रहें, यही कामना है। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में अल्कराज ने यानिक सिनर को 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से मात दी और इस जीत के साथ ही अल्कराज सिनर को हराकर दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी भी बन गए हैं। ये दोनों खिलाड़ी इस साल लगातार तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में आमने सामने थे। इस साल के चारों ग्रैंड स्लैम इन दोनों के ही नाम रहे हैं। सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन जीता, वहीं अल्कराज ने फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन जीतने में कामयाबी पाई। तो यूएस ओपन फाइनल में अल्कराज का जलवा यहां देखने को मिला और अल्कराज ने यूएस ओपन फाइनल को जीत लिया। कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन को जीता और सिनर को यहां मात देते हुए नजर आए। और यहाँ हमारी संवाददाता सुचित्रा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुचित्रा, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे यूएस ओपन के फाइनल के बारे में, जहाँ पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि अल्कराज वर्सेस सिनर ही चलता आ रहा है। कभी सिनर जीत रहे हैं, कभी अल्कराज जीत रहे हैं। अब अल्कराज जीते और एटीपी रैंकिंग में भी नंबर 1 हो गए। अब तो कैसा रहा ये मैच? जी बिल्कुल, जो सिनर और अल्कराज हैं इनका जो दबदबा है टेनिस की दुनिया में जिस तरह से देखने को मिल रहा है, हम बात करते थे पहले रोजर फेडरर राफेल नडाल की राइवलरी की, माना जाता था कि उस तरह की जो प्रतिद्वंदिता है शायद ही कभी देखने को मिले, लेकिन इन दोनों ने इतनी कम उम्र में, इतने ही कम समय में नए कीर्तिमान गढ़ दिए हैं। ये इस साल तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में आमने सामने थे और ओपन एरा में ये पहला मौका था जब कोई दो खिलाड़ी लगातार तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रहे थे। ये जो उपलब्धि है वो फेडरर और नडाल भी हासिल नहीं कर पाए थे। और वहीं इस साल के जो चारों ग्रैंड स्लैम हैं इन दोनों ने बांटे हैं। वहीं जो पिछला साल था 2024, उसके भी जो चारों ग्रैंड स्लैम थे वो भी इन दोनों के ही बीच रहे थे। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो बाकी खिलाड़ी हैं, बाकी जो नए खिलाड़ी हैं, बल्कि नडाल और फेडरर भले ही रिटायर हो गए हों लेकिन जोकोविच अभी भी खेल रहे हैं। लेकिन इन दोनों ने जो अपना एक अभेद किला बना दिया है उसे तोड़ने में जोकोविच भी नाकाम साबित हो रहे हैं। इस बार भी यूएस ओपन के सेमीफाइनल में जोकोविच को हार का सामना करना पड़ा। तो ये जो एक नई टेनिस प्रतिद्वंदिता है, जो फैंस हैं इसका भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। रोमांचक मुकाबले उन्हें देखने को मिल रहे हैं और ये जो दोनों हैं सिनर और अल्कराज, इनकी जोड़ी को फैंस ने एक नाम दिया है सिनकराज। जिस तरह से फेडरर नडाल को फेडाल नाम दिया गया था उस तरह से ही अब जो ये सिनकराज हैं इनका एक टेनिस में दबदबा देखने को मिल रहा है। और इन दोनों खिलाड़ियों के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि दोनों लगातार यही कहते हैं कि क्योंकि हम एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पा रहे हैं। और कल के भी फाइनल मैच को जीतने के बाद अल्कराज ने मजाकिया अंदाज में ये जरूर कहा कि इतना तो वो शायद अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं जितना कि वो लगातार सिनर से मिल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का ये इस साल का 5वां फाइनल था, तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल था और लगातार 5वां फाइनल था। तो ये दिखाता है कि दोनों एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने जो फैंस हैं उनका भी भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। भावना, चलिए बहुत धन्यवाद सुचित्रा, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और नया सवेरा में अब बारी है हमारे खास सेगमेंट साइंस पार्क की। क्या लेकर आए हैं आज साइंस पार्क में? आज जानेंगे हम कि बादल फटने यानी कि क्लाउड बर्स्ट, जिसकी बहुत घटनाएं अभी हाल फिलहाल में हमारे दर्शकों ने देखी हैं, हम आप सब ने देखी हैं। तो क्लाउड बर्स्ट के आखिर क्या कुछ है वजह और हमारे वैज्ञानिक इससे निपटने की क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं, ये जानते हैं। नमस्कार। हर साल बारिश का सीजन आते ही कई तरह की आपदाएं सामने आती हैं, जिसमें बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने यानी कि क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाएं होती हैं। इन सभी आपदाओं में काफी जनहानि होती है। बाढ़ से लाखों घर डूब जाते हैं, खेती किसानी और जानवरों को भी काफी नुकसान पहुंचता है। तेज बारिश के चलते पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की घटनाएं सामान्य हो जाती हैं।
इससे काफी कुछ प्रभावित हो जाता है। दुनिया में घट रही तमाम अहम घटनाओं में बादल का फटना भी अहम घटना है, जो कई बार बड़ी आपदा भी बन जाती है, जो ज्यादातर बारिश के मौसम में पहाड़ी राज्यों में देखने को मिलती है। तो आज साइंस स्पार्क में बात होगी बादल के फटने यानी क्लाउड बर्स्ट की, जो आज के दौर में एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। पहला सवाल, क्या होता है बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट? क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना एक ऐसी घटना है जिसमें किसी छोटे से इलाके में बहुत कम समय में अत्यधिक भारी मात्रा में बारिश होती है। आमतौर पर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश होती है तो बादल फटने जैसी घटना हो सकती है। ये खतरनाक प्राकृतिक आपदा है। ये अचानक होती है और भारी नुकसान पहुंचाती है। भारत में ये ज्यादातर जून से सितंबर महीने में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होती है। इससे अचानक इलाके में बाढ़ और तबाही आ सकती है। बादल फटने का जो मापता है वो ऐसा है कि अगर कोई जगह में 1 घंटे के अंदर विदिन 1 आवर अगर 100 मिलीमीटर रेन हो जाता है या 10 सेंटीमीटर जिसको बोलते हैं, तो इसको क्लाउड बर्स्ट व बादल फटने का नाम दिया गया है। दूसरा सवाल, पहाड़ी इलाकों में ज्यादा क्यों होती है बादल फटने की घटना? पहाड़ी इलाकों में बादल फटने का मुख्य कारण नमी और गर्म हवा का तेजी से ऊपर उठना है, जिसे ओरोग्राफिक लिफ्ट कहते हैं। दरअसल ओरोग्राफिक लिफ्ट वो प्रक्रिया होती है जिसमें जब बादलों से बारिश होती है तो पहाड़ी इलाकों में बारिश के प्रेशर से नम हवा तेजी से उठती है, जो किसी पहाड़ या पर्वत से टकराने की वजह से ऊपर उठने लगती है और पहाड़ियों पर बादल के एक जगह रुक जाने से पानी एक जगह पर जमा होता है और जब ये जमाव ज्यादा हो जाता है और ऊपर उठने वाली गर्म हवा जिसमें नमी होती है वो ऊपर जाकर वातावरण के अनुसार ठंडी होती जाती है, तो उसमें मौजूद नमी जमा होकर भारी बारिश का रूप ले लेती है, जिसका प्रेशर बादल पर पड़ता है तो बादल पानी को संभालने में सक्षम नहीं रह पाते, जिससे बादल फट जाते हैं और बादल में जमा सारा बारिश का पानी सीधे एक ही जगह पर भारी मात्रा में तेजी के साथ गिरता है, जिससे उस इलाके में आपदा जैसी स्थिति यानी कि बाढ़ और तबाही आ जाती है। इस तरह की घटनाएं पहाड़ी क्षेत्रों जैसे हिमालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में ज्यादा देखने को मिलती हैं। समतल क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं कम होती हैं। बादल फटने की घटना अचानक और अप्रत्याशित रूप से होती है। जब वातावरण में नमी और गर्मी का स्तर चरम पर होता है तभी बादल फटते हैं। मानसून सीजन में क्या होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी मॉइस्ट होता है, इसमें काफ़ी वाटर वेपर होता है। तो ये जब हवा जब चलता है अरेबियन सी से या बंगाल का खाड़ी से, तो हिमालय में जैसे अरेबियन सी इसकी दक्षिण में है, तो जैसे गुजरात कोस्ट या महाराष्ट्र कोस्ट से जो मॉइस्चर होता है या जो नमी होता है वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में जाके हीट होता है माउंटेन में। तो माउंटेन का उच्चता सभी को मालूम है, ये जो माउंटेन है काफ़ी हाइट है हिमालय में, तो उसके ऊपर जब राइज करता है तो ऊपर में तापमान कम है, बादल सडनली बनता है और धीरे धीरे जब बादल फिर बढ़ता है वर्टिकली, जो में हम लोग बोलते हैं कि 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर ऊंचा हो जाता है, तब एकदम से बरस जाता है। तो पहाड़ी इलाके में नॉर्मली बादल फटने का जो घटनाएं हैं हिमालय का क्षेत्र और हमारा पश्चिम घाट पर्वत जो होते हैं, वेस्टर्न घाट जो कोंकण, गोवा, केरल, कर्नाटक जैसे बताया वहीं होता है। तीसरा सवाल, फटने वाले बादलों को क्या कहते हैं? विज्ञान की भाषा में समझें तो फटने वाले बादल को क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं। ये बादल एक प्रकार के लंबे, घने और भारी बादल होते हैं जो बिजली, भारी बारिश, तूफान और यहां तक कि ओले जैसी गंभीर मौसमी घटनाओं से जुड़े हुए होते हैं। ये तेजी से ऊपर उठने वाली गर्म हवा के कारण बनते हैं। इस तरह के बादल भारी बारिश के लिए जिम्मेदार होते हैं। आमतौर पर बादल फटने की घटना समुद्र तल से 1000 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर होती है, लेकिन 3000 मीटर से ऊपर यह कम देखी जाती है। इसका कारण है हिमालय की खास मौसमी परिस्थितियां और ओरोग्राफिक प्रभाव। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पहाड़ों की वजह से हवा और बारिश का पैटर्न बनता है। इसे लैंगम्यूट प्रेसिपिटेशन प्रोसेस कहते हैं।
जिसके चलते बादल फटने में पानी की छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलकर बड़ी हो जाती हैं और कुछ समय बाद बादल इसे संभालने में असफल हो जाता है, जिससे बादल फट जाता है। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को गजा में बंधकों की रिहाई को लेकर आखिरी चेतावनी दी है और नया संघर्ष विराम प्रस्ताव रखा है। इसके तहत हमास को पहले दिन सभी 48 बंधकों को छोड़ना होगा। बदले में इजरायल हजारों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और संघर्ष विराम के दौरान शांति वार्ता होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब रूस पर और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने का समय आ गया है। चेतावनी दी है कि संघर्ष रोकने और रूस को बातचीत की मेज पर लाने के लिए अमेरिका प्रतिबंध के दूसरे चरण में जाने को पूरी तरह तैयार है। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में हाल ही में हुई छापेमारी के बाद दक्षिण कोरिया अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। जानकारी दी गई है कि करीब 300 कोरियाई नागरिकों की रिहाई के लिए बातचीत पूरी हो चुकी है और अब उनकी वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और नया सवेरा में अब समय आ गया है कि जान लेते हैं मौसम का मिजाज। तो ये था शहर के आपके मौसम का हाल। अब आपको लिए चलते हैं सिक्किम। सिक्किम में इन दिनों पर्वत देवता का आह्वान किया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पारंपरिक त्योहार पांग लहाब सोल की धूम दिखाई दे रही है। दरअसल कंचनजंगा पर्वत को सिक्किम का संरक्षक देवता माना जाता है। उनसे सिक्किम की रक्षा जारी रखने की प्रार्थना की जाती है। तो चलिए नया सवेरा के आज के अंक में आपको छोड़े जाते हैं इस त्योहार की कुछ खूबसूरत और सुंदर झलकियों के साथ। आप इन झलकियों का आनंद उठाइए। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।